हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के EVS की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा EVS पेडागोजी के प्रश्नों की भी प्रैक्टिस मैं करवा चुकी हूँ। 10 वीडियो उसके आ चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि पेडागोजी को भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि लगभग 15 प्रश्न तो उससे पूछ ही लिए जाते हैं, कभी कभी 14 पूछे जाते हैं, कभी कभी 15। तो आपको पेडागोजी भी पूरी तैयार कर लेनी है पेपर से पहले। और EVS NCERT को मैं नोट्स बनाकर पढ़ा चुकी हूँ, हैंड रिटन नोट्स से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने जितने भी टॉपिक थे NCERT से जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने सभी के नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ा दिया है। और जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और ये 5वीं वीडियो है, इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, और यदि आपने देखे नहीं हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये मैंने आपको बताया था। पहला विकल्प है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, दूसरा है जैविक विविधता अधिनियम, तीसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और चौथा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो एक सरकारी कानून बना दिया गया जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ नहीं सकता है, ना ही उसे अपने पास रख सकता है। तो वह अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो ये जो कानून है ये भारत में सांपों सहित, यानी सांप भी शामिल हैं और अन्य वन्य जीव भी शामिल हैं, उनकी सुरक्षा को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करने और वन्य जीवों के शिकार, अवैध शिकार और व्यापार को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और यह अधिनियम वन्य जीवों एवं उनके आवासों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का भी प्रावधान करता है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है, इसे याद रखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला विकल्प है उत्तराखंड में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है हिमाचल प्रदेश में, और चौथा है उत्तर प्रदेश में। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। तो इसीलिए इसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। इसके साथ ही शांत घाटी के बारे में भी याद रखना है। शांत घाटी केरल में है। ये दोनों घाटियां आपको याद रखनी है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका पहला विकल्प सही है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो अगला प्रश्न है कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? पहला विकल्प है सौर ऊर्जा, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। अनवीकरणीय पूछा गया है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा के रूप हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? पहला विकल्प है लक्षद्वीप, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है पुदुचेरी और चौथा है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। अब इसमें नागालैंड तो केंद्र शासित है नहीं, तो अब 3 विकल्प आपके पास बचते हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है, पुदुचेरी। ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। सी विकल्प इसमें सही है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है, ये भी याद रखिएगा। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह इस कारण है। तो जब भी जुकाम होता है तो हम लोगों को किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं लगता है। आप लोगों को पता होगा, जब जुकाम हो जाता है तो कोई भी चीज़ यदि हम खाते हैं तो उसका स्वाद नहीं लगता है। जिस प्रकार से हम लोग नॉर्मल खाते हैं तो तब उसका स्वाद समझ में आता है, लेकिन जब जुकाम में खाते हैं तो उसका स्वाद नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, यही कारण पूछा गया है। पहला विकल्प है पैपले संवेदनशील नहीं है, दूसरा है स्वाद कलिकाएं सूजी हैं, तीसरा है जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है, और चौथा है जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं को शून्य कर देता है। तो जुकाम जो होता है तो इससे क्या होता है, जो गंध इंद्री होती है यानी जिससे हम सूंघते हैं तो वह प्रभावित होती है, जिससे भोजन का स्वाद लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इसीलिए जुकाम में किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं लगता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जुकाम से सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है राहुल की, इसीलिए उसे अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं लग रहा है, यानी वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब इसमें एक शब्द लिखा है पैपले, आप लोगों के दिमाग में जरूर ये आया होगा कि पैपले क्या होता है। तो पैपले जिसमें स्वाद ग्रंथियां होती हैं तो वह कहलाते हैं पैपले। ये जीभ पर छोटे छोटे उभार होते हैं जिनमें स्वाद कलिकाएं होती हैं और विभिन्न स्वादों को पहचानने में ये मदद करती हैं, तो ये पैपले कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? पहला विकल्प है अक्टूबर, दूसरा है अप्रैल, तीसरा है जुलाई और चौथा है मई। तो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो ए विकल्प इसमें सही है। इसे याद रखिए, ये पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है? वन्य जीव संरक्षण के महत्व और लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल संग्रहण एवं जल संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? पहला विकल्प है राजेंद्र सिंह, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा विकल्प है मेधा पाटकर और चौथा है पांडुरंग हेगड़े। तो 2015 में स्टॉकहोम में जल पुरस्कार जीता राजेंद्र सिंह ने। पहला विकल्प इसमें सही है। इन्हें जल संग्रहण और संरक्षण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। पहला विकल्प इसमें सही है और इन्हें भारत के जल पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और तरुण भारत संघ की स्थापना इन्होंने की, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें जो 3 विकल्प और लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है, मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है और पांडुरंग हेगड़े का संबंध है एपिको आंदोलन से। तो ये भी आप याद रखिएगा साथ में, यदि प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्थान दिया गया है, सामान्य घर दिए गए हैं और आपको
मिलान करना है तो चलिए मिला लेते हैं। आपको सभी घरों की विशेषताओं के बारे में मैंने पढ़ाया है तो आपको पता है और आप आसानी से इनका मिलान कर लेंगे। लिखा है असम, तो असम में कैसे घर बनाए जाते हैं? असम में घर बनाए जाते हैं बांस के मजबूत खंभों पर, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत होती है। घर जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं, छतें उनकी ढालू होती हैं क्योंकि पानी जो है आराम से नीचे गिर जाए। तो ए को मिला देंगे 5वें से। अब लिखा है लेह और लद्दाख, तो लेह और लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं? घर पत्थर के बनाए जाते हैं, छतें इनकी लकड़ी की होती हैं, 2 मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। ऊपर वाली मंजिल में घर के सभी सदस्य रहते हैं, नीचे जरूरी सामान रखा जाता है और जानवरों को रखा जाता है। ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी होती है और जब अधिक सर्दी होती है तो परिवार के सभी सदस्य भी नीचे रहने के लिए आ जाते हैं। तो इसको मिला देंगे पहले से। ए को 5वें से मिलाया, बी को मिला दिया पहले से। अब लिखा है मनाली यानी हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ कैसे घर होते हैं? तो यहाँ पत्थर के और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं, तो इन्हें दूसरे से मिला देंगे। और राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं वो मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों के बनाए जाते हैं और छतें जो हैं कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है तो सूर्य की जो गर्मी है वो अंदर ना आ पाए, इसीलिए मिट्टी की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और बारिश वहाँ पर कम ही होती है। तो अब कौन सा सही हो जाएगा? ए को 5वें से मिलाया, बी को पहले से मिलाया, सी को दूसरे से मिला दिया और डी को मिला दिया तीसरे से। तो पहला आपका विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहला विकल्प यानी ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और पीछे तक क्या होगा? ये मैंने जब आपको पढ़ाया तो सचित्र मैंने इसका वर्णन किया, चित्र बनाकर मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा क्रम सही होना चाहिए। पहला लिखा है मीठा, फिर खट्टा, नमकीन, कड़वा। दूसरा है मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। तीसरा है कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा और चौथा है कड़वा, नमकीन, खट्टा, मीठा। तो जीभ जो होती है इस तरीके से मैंने आपको इसमें इसी तरीके से चित्र बनाकर समझाया था। ये आगे वाला जो भाग होता है ये इससे लेते हैं मीठा स्वाद। उसके बाद जो यहाँ पर ये होता है नमकीन स्वाद लेने के लिए और इसके बाद जो यहाँ जगह होती है ये खट्टे स्वाद के लिए और सबसे पीछे वाला जो भाग होता है वह कड़वे स्वाद के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। इसी क्रम में मैंने आपको बताया है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं। पहला है संकटापन्न प्रजातियां, दूसरा है दुर्लभ प्रजातियां, तीसरा है स्थानीय प्रजातियां और चौथा है विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जो गंभीर रूप से विलुप्त होने की कगार पर है तो ऐसी प्रजातियां कहलाती हैं संकटापन्न प्रजातियां, यानी कि ये संकट में हैं, ये विलुप्त हो सकती हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। और इनका जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता है? तो रेड डेटा बुक है वह इनका रिकॉर्ड रखती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं। पहला है अन्य स्थानिक प्रजाति, दूसरा है आक्रामक प्रजाति, तीसरा है स्थानिक प्रजाति और चौथा है कीस्टोन प्रजाति। तो यह बृहत गिलहरी जो है
पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक ही सीमित है, यानी यह उसी में पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती। तो यह स्थानिक प्रजाति है, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों यानी प्लाटूनों की संख्या होती है। पहला विकल्प है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 7। तो नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या होती है 4। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। तो इसमें आमों की जो किस्में हैं वह बतानी है। पहला विकल्प दिया गया है हापुस, नीलम, इलाहाबाद, सफेदा, दशहरी। दूसरा है अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम। तीसरा है केसर, दशहरी, बनारसी, चिट्टीदार और चौथा है लंगड़ा, तोतापरी, बनारसी, केसर। तो आम की जो किस्में हैं, आम की बहुत सारी किस्में होती हैं। इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, अल्फांसो, केसर, तोतापरी और नीलम। ये आम की चारों किस्में हैं। बी विकल्प इसमें सही है। भारत जो है आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व के 40% से अधिक आम यहीं पर उगाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनकी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस क्षेत्र या राज्य की है? पहला विकल्प है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है झारखंड, तीसरा है नागालैंड और चौथा है छत्तीसगढ़। तो जरावा जो जनजाति है वह अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। पहला विकल्प इसमें सही है। और यह जनजाति अपने अनोखे रहन सहन और संस्कृति के लिए जानी जाती है और हजारों वर्षों से अलगाव में रह रही है। तो ये भी आपको याद रखना है। झारखंड की एक जनजाति के बारे में आपको बताया था, कुडुक जनजाति, और कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल बताना है आपको। पहला लिखा है मैना, दूसरा है तोता, तीसरा है फाख्ता और चौथा है कोयल। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है मैना, दूसरा है तोता, तीसरा है फाख्ता और चौथा है कोयल। तो कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, तो ये मधुर मधुर गीत सुनाती है कोयल। कुहू कुहू की आवाज भी ये लगाती है। तो डी विकल्प इसमें सही है, कोयल। अब इसके बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देता है और कौवा अपने अंडे समझकर उसके अंडे भी सेता है। तो वह पक्षी है कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है और ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है। तो ये भी कोयल के बारे में याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? पहला विकल्प है व्हेल, दूसरा है मेढक, तीसरा है कबूतर और चौथा है छिपकली। तो इसमें स्तनधारी परिवार का पूछा गया है। तो व्हेल जो है स्तनधारी परिवार का है। ए विकल्प इसमें सही है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये बच्चों को जन्म देती है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी ये सभी अंडे देते हैं, तो ये स्तनधारी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है लंगर की प्रथा संकेत करती है। पहला विकल्प है मध्याह्न भोजन, दूसरा है मुफ्त समुदाय रसोई, तीसरा है एकत्रित दान और चौथा है पवित्र भोजन। तो लंगर की प्रथा संकेत करती है मुफ्त समुदाय रसोई। बी विकल्प इसमें सही है। गुरुद्वारे में एक साथ खाना बनाना और एक साथ खाना लंगर कहलाता है
और लंगर सिख धर्म की एक धार्मिक परंपरा है जिसे पूरे भारत में सभी गुरुद्वारे में देखा जा सकता है। आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, आपको वहां पर मुफ्त भोजन मिलता है। तो ये भी याद रखिए, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं। तो भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जो जल भंडारित होता है उसे पूछा गया है। पहला विकल्प है भूमिगत जल, दूसरा है जल भर, यहाँ जल भर नहीं है, जल भृत होता है। तीसरा है दुस्थित जल और चौथा है गुप्त जल। तो भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल जल भृत कहलाता है। बी विकल्प इसमें सही है, जल भृत है ये। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जल भृत। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। और चौथा है किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं। उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। अब इसमें सही कथन पहचानने हैं। तो हाथियों के बारे में आपको डिटेल में बताया है और इसके पहले भी प्रश्न आ चुके हैं, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कौन से इसमें सही हैं, कौन से गलत हैं। तो 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है, बिल्कुल सही बात है। और हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये दोनों सही है। आगे लिखा है कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, तो ये गलत है। वह 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां नहीं खा पाता। एक दिन में वह केवल 1 क्विंटल पत्तियां या झाड़ियां खा सकता है, तो ये गलत हो गया। और किसी हाथियों के झुंड में 2 से 3 परिवार के सदस्य होते हैं, उनमें सबसे बुजुर्ग हाथी यानी नर हाथी झुंड का नेता होता है, ये भी गलत है, क्योंकि सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड का नेतृत्व करती है, यानी झुंड की नेता होती है। नर हाथी जो होते हैं झुंड को छोड़ देते हैं जब वे 14 या 15 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, तो वे झुंड से निकल जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें सी और डी गलत हैं, ए और बी केवल सही है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हाथियों के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि हाथी जो है ज्यादा आराम नहीं करते हैं, केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं एक दिन में। और इनके झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं और बच्चे होते हैं। और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वह झुंड का नेतृत्व करती है। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है और एक वयस्क हाथी एक दिन में 1 क्विंटल झाड़ियां या पत्तियां खा सकता है, यानी 100 किलो। तो ये आपको याद रखना है। और हाथी जो है 14-15 वर्ष की आयु के बाद झुंड से निकल जाते हैं। और हाथियों को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो हाथियों के बारे में ये सामान्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है और इन्हीं से प्रश्न बन जाते हैं। और हाथियों से प्रश्न तो हमेशा ही पूछा ही गया है, तो आप याद कर लीजिए ये बातें। अगला प्रश्न है, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? पहला विकल्प है कबूतर, दूसरा है गौरैया, तीसरा है उल्लू और चौथा है कौवा। तो अधिकांश पक्षियों की जो आंखें होती हैं सिर के दोनों ओर होती हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास जो पक्षी हैं, जैसे कौवा है, चिड़िया है, इनकी जो आंखें होती हैं सिर के दोनों ओर होती हैं और इनकी नज़र एक बार में 2 अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकती है। और जब वे सीधे आगे देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं। लेकिन रीता क्या कह रही है? एक ऐसे पक्षी की ओर इशारा कर रही है जिसकी आंखें बिल्कुल सामने की ओर हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पक्षी है उल्लू। इसकी जो आंखें होती हैं बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं और ये काफ़ी हद तक पीछे अपनी गर्दन को घुमा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और वैसे सभी पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं, ये भी याद रखना है। और पक्षी अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं क्योंकि इनकी आंखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती, इसीलिए ये अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, संकटापन्न हिरणों के
किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? पहला विकल्प है चीतल, दूसरा है बारासिंगा, तीसरा है सांभर और चौथा है संगाई। तो संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए पूछा गया है कि लोकटक झील एक स्थान है? तो लोकटक झील स्थान है संगाई के लिए। डी विकल्प इसमें सही है। और लोकटक झील है कहाँ? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि लोकटक झील कहाँ पर है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है वीनस फ्लाइट रैप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये प्राप्त करते हैं। पहला विकल्प है पोषक तत्व, दूसरा है वायु, तीसरा है जल और चौथा है मृदा। तो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खा लेते हैं क्योंकि ये पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं उन कीड़ों से। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 22 मार्च, दूसरा है 5 जून, तीसरा है 11 जून और चौथा है 22 अप्रैल। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो ये आप याद रखिएगा। 1993 से प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस भी साथ में याद रखिए, ये भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है। मिट्टी गुड़ाई करना, खरपतवार हटाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, बीज बोना। अब सही क्रम इसमें से बताना है। तो सही क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मिट्टी की गुड़ाई करनी है। जिस खेत में प्याज को बोना है उस मिट्टी की गुड़ाई करनी है। तो ये सबसे पहले आएगा ए। उसके बाद क्या करना है? बीज बोने हैं। उसके बाद क्या करना है? जब प्याज के पौधे उगेंगे तो उनमें खरपतवार भी उग आएंगे, तो इसीलिए खरपतवार को हटाना है, ये तीसरे पे करना है। फिर क्या करना है? प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना है। जब प्याज उग जाएगा तो उसे बाहर निकाल लेना है और प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना है। तो इस क्रम में ये आएगा। सबसे पहले आएगा ए, फिर ई, उसके बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा डी, फिर आएगा सी, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ये आपको बताया था। पहला है गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, दूसरा है आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, यह एक अनैच्छिक क्रिया है और साथी को आकर्षित करने के लिए। तो पक्षी अपना सिर इसलिए हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतली है वह घूम नहीं सकती है, आंखें स्थिर हैं, हिल नहीं सकती, इसीलिए बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई। पहला विकल्प है चेरापूंजी में, दूसरा है अंगुबे में, तीसरा है महाबलेश्वर में और चौथा है मासिनराम में। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में रिकॉर्ड की गई। डी विकल्प इसमें सही है। और दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? चेरापूंजी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में कुल 26 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।